नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब और लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जिसके बारे में शायद सबने सुना तो जरूर होगा। हाँ, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, नाम तो सुना ही होता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी की और उनकी जो क्लासिक किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और हमारे पास आज इस पर बात करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, हमारे पास कार्नेगी की गोल्डन बुक से उनके अपने सिद्धांत हैं, फिर इंडियन बुक क्रिटिक्स पर अमित मिश्रा की एक समीक्षा है और रेडिट पर एक जबरदस्त बहस भी है जहाँ लोग बटे हुए हैं, और कुछ एकेडमिक लेख भी हैं जो प्रभाव और हेर फेर के मनोविज्ञान को समझाते हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि लगभग 100 साल पहले लिखी गई ये बातें आज भी इतनी प्रासंगिक और विवादास्पद क्यों हैं। सही बात है। क्या ये दोस्ती का फॉर्मूला है या फिर धोखे का विज्ञान? हाँ, चलिए इसी की परतें खोलते हैं। तो शुरू करते हैं कार्नेगी के उन सुनहरे नियमों से, उनकी गोल्डन बुक का जो आधार है। ये सुनने में बहुत सीधे और पॉजिटिव लगते हैं। बिल्कुल, जैसे कि एक बेहतर दोस्त बनने के लिए वो कहते हैं, आलोचना, निंदा या शिकायत मत करो, लोगों में सच्ची दिलचस्पी लो, मुस्कुराओ। और ये वाला तो मेरा पसंदीदा है, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया की सबसे मधुर ध्वनि है, इसे याद रखो। हाँ, और ये सिद्धांत उस जमाने के हिसाब से तो क्रांतिकारी थे। तब मैनेजमेंट का मतलब होता था बस आदेश देना। सही। कार्नेगी ने पहली बार रिश्तों को, भावनाओं को सफलता का केंद्र बनाया, और सिर्फ दोस्ती ही नहीं बल्कि लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे जीतें ये भी बताया। हाँ, उनका वो मशहूर नियम कि किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उससे बचा जाए। बिल्कुल, सुनने में अजीब लगता है पर इसके पीछे समझ गहरी है। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि आप बहस जीत भी गए तो भी आप उस व्यक्ति का दिल हार जाते हैं। सही। इसी बात को इंडियन बुक क्रिटिक्स पर अमित मिश्रा अपनी समीक्षा में पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये किताब लोगों को समझने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जैसी है। और उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया उसमें? वो कहते हैं कि इसमें दी गई छोटी छोटी कहानियां जो असल जिंदगी से जुड़ी हैं, वो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे थे। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, एक प्रैक्टिकल टूल किट है। अमित मिश्रा इसे ऐसे ही देखते हैं कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने लायक सलाह है। ठीक है, तो एक तरफ तो ये एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक तस्वीर है, लेकिन फिर आप इंटरनेट पर जाते हैं और कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अच्छा? रेडिट पर इस किताब को लेकर एक जबरदस्त बहस है। कुछ लोग इसे चीट कोड कहते हैं, मतलब बिना समय बर्बाद किए सीधे काम की बात। और दूसरी तरफ लोगों ने इसे धोखेबाजों के लिए गाइड, डरावना और पूरी तरह से चालाकी भरा तक कहा है। ये ध्रुवीकरण ही तो इसे इतना दिलचस्प बनाता है। और ये बहस तब और गंभीर हो जाती है जब एक रेडिट यूजर ये बताता है कि कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स मैनसन। क्या? चार्ल्स मैनसन? हाँ, चार्ल्स मैनसन जेल में डेल कार्नेगी के सिद्धांतों का अध्ययन करता था ताकि वो लोगों को अपनी बातों में फंसा सके। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। एक सीरियल किलर लोगों को प्रभावित करने के लिए उन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल। इससे तो पूरी किताब पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। मतलब क्या ये सिद्धांत एक चाकू की तरह है जिसे सर्जन भी इस्तेमाल कर सकता है और कातिल भी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर हमें प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस और हेरफेर यानी मैनिपुलेशन के बीच के बारीक अंतर को समझना होगा। हाँ, ये जरूरी है। हमारे पास वी फॉर्मेशन का एक लेख है जो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, दोनों का लक्ष्य व्यवहार बदलना है, लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज का है। और वो क्या है? नियत मतलब इरादा। हाँ। प्रभाव या इन्फ्लुएंस का इरादा आमतौर पर दोनों के लिए फायदेमंद होता है, एक विन विन सिचुएशन। इसमें आप सच बोलते हैं, विश्वास बनाते हैं, तर्क देते हैं। और हेरफेर, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। हेरफेर या मैनिपुलेशन का लक्ष्य अक्सर स्वार्थी होता है, मतलब मैं जीतूं तुम हारो वाली स्थिति। इसमें धोखा देना, जानकारी छिपाना, किसी की असुरक्षा का फायदा उठाना, ये सब शामिल होता है। तो कार्नेगी के सिद्धांत जैसे किसी की रुचियों के बारे में बात करना, वो दोनों तरफ इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। सवाल हमेशा यही रहता है, क्या आप उस व्यक्ति में सच में दिलचस्पी ले रहे हैं या सिर्फ ऐसा दिखावा कर रहे हैं ताकि वो आपकी बात मान जाए? लेकिन क्या असल दुनिया में ये लाइन इतनी साफ होती है? मतलब एक सेल्समैन जो मेरा नाम बार बार ले रहा है, वो तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये विन विन है। हाँ, जबकि उसका असली मकसद तो अपना कमीशन कमाना है। तो वो प्रभाव का मुखौटा पहने हुए हेरफेर कर रहा है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और शायद इसका जवाब सिर्फ एक किताब में नहीं मिलता। कार्नेगी की जो दूसरी मशहूर किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। अच्छा। शायद असली संदेश ये है कि जब तक आप
खुद पर नियंत्रण नहीं पाते, अपनी चिंताओं को नहीं समझते, तब तक दूसरों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश बनावटी ही लगेगी। ये दिलचस्प है। मतलब बाहरी सफलता के लिए पहले आंतरिक शांति जरूरी है। चलिए इसी नियत वाली बात को कार्नेगी के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत पर रखते हैं। कौन सा? किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मधुर ध्वनि है। रेडिट पर लोग इसी को लेकर सबसे ज्यादा बटे हुए हैं। हाँ, और ये उदाहरण प्रभाव और हेरफेर के बीच की धुंधली रेखा को पूरी तरह दिखाता है। एक यूजर जिसका नाम थोड़ा मुश्किल है, वो लिखता है कि जब कोई उसका नाम याद रखता है, सही से बोलता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि सामने वाला इज्जत दे रहा है। बिल्कुल। और वो तुरंत उस व्यक्ति को पसंद करने लगता है। यहाँ एक सच्चा कनेक्शन बना रहा है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कई यूजर्स कहते हैं कि जब कोई खासकर सेल्स वाले हर दूसरे वाक्य में उनका नाम लेते हैं तो ये बहुत बनावटी लगता है। हाँ, असहज करने वाला। एक यूजर ने अपना अनुभव बताया कि कैसे एक सहकर्मी ने मीटिंग में हर वाक्य में उसका नाम लिया और उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी कॉफी शॉप के वेटर से बात कर रही है। मुझे तो कभी कभी ऐसे में चिढ़ होने लगती है। और आपकी चिढ़ जायज है, क्योंकि आपका दिमाग उस चालाकी को पकड़ रहा है। इसके पीछे का मनोविज्ञान बड़ा आकर्षक है। वो क्या है? देखिए, लीडरशिप सर्कल का एक लेख कहता है कि नाम याद रखना लीडर्स के लिए एक जरूरी स्किल है, क्योंकि ये रिश्ते बनाता है। लेकिन डेरियस डोलिंस्की की किताब टेक्निक्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस और गहराई में जाती है। वो क्या कहती है? वो बताते हैं कि किसी का नाम इस्तेमाल करने से अनुपालन यानी बात मानने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि जब कोई हमारा नाम लेता है तो ये हमारे वजूद को एक पहचान देता है, हमें खास महसूस कराता है, और जब कोई हमें खास महसूस कराता है तो हम उसे पसंद करने लगते हैं और उसकी बात मानने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। लेकिन हमारा दिमाग ईमानदारी और चालाकी में फर्क करने में भी माहिर है। जैसे ही हमें लगता है कि कोई सिर्फ एक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, तो हमारा दिमाग हमें उस व्यक्ति से दूर रहने का संकेत देता है। तो हमारा दिमाग एक तरह का सच्चाई डिटेक्टर है। तकनीक काम करती है, पर सिर्फ तब तक जब तक नीयत सच्ची हो। बिल्कुल। ईमानदारी से किसी का नाम याद रखना सम्मान है, जबकि उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करना हेरफेर है। तो ये साफ है कि इन सिद्धांतों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन क्या इनके सकारात्मक व्यवहारिक उपयोग भी हैं? जरूर होंगे। रेडिट पर ही एक यूजर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कार्नेगी की सलाह दूसरे व्यक्ति के हितों के संदर्भ में बात करें, इसने उनके काम करने का तरीका ही बदल दिया। कैसे? अब वो काम पर ईमेल लिखते समय ये नहीं लिखते कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, बल्कि ये लिखते हैं कि इस रिपोर्ट से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। अरे वाह! और ये प्रभाव का एक बेहतरीन उदाहरण है, हेरफेर का नहीं। ये सहानुभूति पर आधारित है। आप टीम का हिस्सा महसूस करते हैं, न कि सिर्फ एक बॉस। ये खुद को नियंत्रित करने वाली बात मुझे बार बार खींच रही है। आपने कार्नेगी की दूसरी किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग का जिक्र किया था। हाँ। उसके कुछ सिद्धांत तो ऐसा लगता है जैसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए बने हैं। वो आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। उनका एक सिद्धांत है डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना। मतलब अपना पूरा ध्यान सिर्फ आज पर रखो, ना अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता। बस आज के 24 घंटों को अच्छे से जियो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये आज की दुनिया में संभव है, जहां हर 2 मिनट में फोन पर कोई न कोई नोटिफिकेशन आता रहता है? यही तो चुनौती है। ये सलाह आज ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा जरूरी भी। कार्नेगी का एक और तरीका है चिंता का विश्लेषण करना। वो कैसे? वो कहते हैं सबसे पहले पूछो सबसे बुरा क्या हो सकता है, फिर उस सबसे बुरे परिणाम को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करो, और फिर शांति से उसे सुधारने के लिए काम करो। ये तो चिंता को एक एक्शन प्लान में बदल देता है। बिल्कुल। तो जब हम इन दोनों किताबों को एक साथ देखते हैं तो एक पूरी तस्वीर उभरती है। हाउ टू विन फ्रेंड्स बाहरी दुनिया के लिए और हाउ टू स्टॉप वरिंग आंतरिक दुनिया के लिए। और दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि अमित मिश्रा ने अपनी समीक्षा में कहा था, ये सिर्फ दोस्त बनाने और लोगों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है, ये खुद को जीतने के बारे में भी है। मतलब जब आप अपनी चिंताओं पर काबू पा लेते हैं। हाँ, जब आप शांत और आत्मविश्वासी होते हैं, तभी आप दूसरों के साथ सच्चे और प्रभावी ढंग से जुड़ सकते हैं, वरना सब कुछ हेरफेर जैसा ही लगेगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम कह सकते हैं कि डेल कार्नेगी के सिद्धांत सरल हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन एक दुधारी तलवार की तरह हैं। बिल्कुल। उनकी अच्छाई या बुराई पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाले की नीयत पर निर्भर करती है। ये मनोवैज्ञानिक उपकरण है, और किसी भी उपकरण की तरह ये बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और तोड़ने के लिए भी। बिल्कुल।
और अंत में सवाल हमेशा यही रहेगा, क्या इसका इस्तेमाल एक वास्तविक संबंध बनाने यानी प्रभाव के लिए किया जा रहा है या सिर्फ व्यक्तिगत लाभ यानी हेरफेर के लिए? तकनीक वही है, नियत उसे अच्छा या बुरा बनाती है। और इसी बात पर मैं श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। अगर आपको लगता है कि कार्नेगी के सिद्धांत शक्तिशाली हैं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक मनोविज्ञान इससे कहीं आगे निकल चुका है। अच्छा, डेरियस डोलिंस्की की किताब में 2 और दिलचस्प तकनीकों का वर्णन है। एक है फुट इन द डोर तकनीक। वो क्या है? इसमें आप पहले किसी से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं जिसे वो आसानी से मान जाए। जैसे, क्या आप इस पिटिशन पे साइन कर सकते हैं? ठीक है। जब वो हाँ कह देता है, तो फिर आप उससे एक बड़ा संबंधित अनुरोध करते हैं। जैसे, क्या आप हमारी संस्था के लिए 100 रुपए दान कर सकते हैं? पहले हाँ कहने के बाद दूसरे को हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। दिलचस्प है। और दूसरी तकनीक? दूसरी ठीक इसके विपरीत है, डोर इन द फेस। इसमें आप पहले एक बहुत बड़ा, लगभग हास्यास्पद अनुरोध करते हैं जिससे सामने वाला मना ही कर देगा। जैसे, क्या आप हमारी संस्था के लिए 5,000 रुपए दान कर सकते हैं? जब वो मना कर देता है, तो आप पीछे हटकर एक छोटा, ज्यादा उचित अनुरोध करते हैं। ठीक है, क्या आप 100 रुपए दान कर सकते हैं? अपराध बोध के कारण दूसरे अनुरोध के माने जाने की संभावना बढ़ जाती है, नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में मार्केटिंग से लेकर व्यक्तिगत अनुरोधों तक हम इन अधिक उन्नत तकनीकों का कितनी बार सामना करते हैं। और अब जब हम इन तकनीकों को पहचान सकते हैं, तो क्या इससे हमारी प्रतिक्रिया बदल